हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं आपका लेसन नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं। और इस लेसन नंबर 3 में हम सबसे पहले बात करेंगे हमें संसद क्यों चाहिए। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमको पार्लियामेंट क्यों चाहिए, आप मुझे बताइए क्यों चाहिए हमको आखिर में आपकी पार्लियामेंट। हम बहुत सारी चीजों को इसमें अब तक आपका पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं और समझ चुके हैं। इस पर हम लोगों को बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस पर हम लोग जो हैं अपना विचार करेंगे और इस पर आपका बात भी करेंगे और सारी चीजों को एक एक करके हम लोग इसमें आपका देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं हमें संसद क्यों चाहिए। संसद का जो महत्व है ये मैं आपको बता चुका हूं। संसद का जो महत्व है वो आपको समझा चुका हूं। और भारतीय लोकतंत्र में संसद किस लिए महत्वपूर्ण है और संसद क्यों जरूरी है, इन सब चीजों को मैं एक एक करके बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था। क्लियर है। अगर आपको याद होगा, आपने उन चीजों को रिवीजन किया होगा तो आप प्रॉपर तरीके से उनको पढ़ पाएंगे, आप उनको समझ पाएंगे, आप उनको देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। विशेष तौर पर ये जो है हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। अब देखिए पहला है हमें संसद क्यों चाहिए। बताइए क्यों चाहिए हमको संसद, आखिर में महत्व क्या है संसद का। सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट बनता है हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। क्या कह रहे हैं, जितने भी हम भारतीय हैं हमें इस बात का गर्व है, आपका प्राउड है कि हम क्या हैं, कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, क्या है, लोकतांत्रिक जो आपकी व्यवस्था है हम इसका हिस्सा है। इस अध्याय में हम निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या रहेगी कि इसमें क्या निर्माण प्रक्रिया है, क्या इसकी सहभागिता है, क्या इसकी लोकतांत्रिक सरकार की चीजें हैं। इनमें हम इन सारे विचारों पर, इन सारे चीजों पर हम लोग जो उसका महत्व है हम उस पर विचार करेंगे। क्लियर है कि आपको देखना है। ठीक है बच्चों, जब हम इसकी महत्वता को समझेंगे तो हमें ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से समझ भी आएंगी। अब देखिए जो सम्मिलित रूप भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करता है, इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति हम संसद के रूप में मिलती है। और कह रहे हैं कि इस बात की सबसे अच्छी जो अभिव्यक्ति है वो हमको संसद के रूप में देखने के लिए मिलती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश लगाने में मदद देती है। इस अध्याय पर हम भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत प्रतीक संवैधानिक तत्व है और किस तरह से आपका ये सारी चीजें हैं और इनको कैसे आपका जो एक मजबूत पहलू है उसको हमको बता दीजिए। देखिए हमारी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक हो, इसको हमने पाने के लिए बहुत लंबा प्रयास किया है। कितने हमने आजादी के ऐसे आपके संघर्षों को जिया है जिन संघर्ष के माध्यम से ही हमने आज ये सफलता पाई है। आप इसको समझ सकते हैं कि हमने कितना लंबा आंदोलन लड़ा है ताकि लोगों को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मिल सके, संसदीय प्रणाली उसमें स्थापित हो। क्लियर है। और ताकि हमारे देश में सब चीज बहुत अच्छे से हमको आपका चल सके। जिन कानूनों की हमको व्यवहारिक रूप से या तत्कालिक आपकी जरूरत हो हम उसको तर्क सांघिक आपका लॉजिकल तरीके से उसको बना सकें और उसको आपके इम्प्लीमेंट कर सकें, इसलिए हमने आपके संसद की रचना की प्रावधान किया है। क्लियर है। तो इतना देख रहे थे, इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो हमारी संसद है वो कुछ आपको इस प्रकार की दिखाई देगी। आप दिल्ली में जाएंगे नहीं तो आपको दिखाई देगी जो हमारी संसद है, जो हमारा संसद भवन है इस प्रकार का है। और कभी आपको मौका मिले तो आप संसद भवन को देख के जरूर आना। आपको पता लगेगा
कि देश की जो सर्वोच्च संस्था है, आप ऐसे मान सकते हैं जहां कानून बनता है, कानून का जो मंदिर है, आप ये कह सकते हैं, वो हमारे सामने उसकी फोटो है। ये लोकतंत्र का मंदिर भी है। क्लियर है? सारे कानून हमारे यहाँ से बनते हैं, हमारे द्वारा आपके चुने गए प्रतिनिधि इसी सदन में बैठकर देश की नीति निर्माता की जो आपकी नीतियां बनती वो सब यहाँ से ही निर्धारित होती। आप देखिए, बहुत सुंदर आपको दिखाई देगा। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि आपको कुछ समय के बाद हमको नया जो आपका संसद है वो हमको मिलने वाला है। तो फिलहाल इस पर आप लोग इसको देखिए, ये आपका म्यूजियम के रूप में हो जाएगा। इस पर भी हम लोग आपकी बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको हम लोग और भी आगे देखेंगे। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ हमारा देश। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को जो था हमारा देश आजाद हुआ। ठीक, इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चला। देश की जितनी भी जनता है उस सारी जनता ने क्या किया, एक बहुत लंबे आपके संघर्ष को आपका झेला है और एक बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने इसके बीच में जिया है। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबके की हिस्सेदारी थी। देखिए, तबकों का मतलब है जो अलग अलग समूह, धर्म, जाति से आते थे, उन सब लोगों की इसमें क्या रही है, हिस्सेदारी रही है। इस तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इन सभी को भाग लिया है। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचार से प्रेरित है। कौन से विचारों से? स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया के जो विचार हैं, इनसे वो आपके प्रेरित हैं। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भय रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों में असहमत थे, लेकिन अगर वो इन फैसलों के आगे आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन में यह स्थिति बदल डाली कि राष्ट्रवादी आम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगों की पेशकश जो था वो आपकी करने लग गए थे। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे लोगों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों पर कैसे अपना जोर डाला ताकि वो अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। इन सब चीजों के विषय में हम लोग आपका गौर कर रहे थे, एक एक करके देख रहे थे। समझिए इसको, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट है तो। क्लियर है बच्चों? आगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की विधिवत व निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। अब देखिए, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने मांग करी कि जब आपका ब्रिटिश शासन व्यवस्था चल रही थी, उन्होंने कहा कि हमको बजट पर आपका प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। जो आपकी विधायी बन रही है उसमें हमारे निर्वाचित जो आपके मेंबर्स हैं वो होने चाहिए, ताकि हम लोगों को ये सब अधिकार मिले। और कहते हैं कि 1909 में बने गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी। कह रहे हैं कि जो 1909 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसने कहा कि चलो कुछ छोटी मोटी जो आपकी व्यवस्थाएं हैं हम उनको कर देते हैं। तो कुछ इसमें व्यवस्था की गई, कुछ आपका छोटी मोटी। ठीक है, आगे देखिए। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई शुरू की विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी हैं, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना वोट डालने का अधिकार दिया गया, ना आम लोगों की निर्णय प्रक्रिया थी। अब इसमें भी जो था, सभी जो वयस्क हैं वो भी वोट नहीं डाल सकते। आम आदमी की जो आपका निर्णय प्रक्रिया है वो भी इसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं ले सकता, वो इसमें भाग नहीं ले सकता। बहुत सारी चीजों को आपका इसमें वंचित रखा गया और बहुत सारी चीजों को इसमें आपका अलग अलग तरीके से देखा गया और उसमें रखा भी गया। क्लियर है? ये आपको सारी चीजें इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखनी भी चाहिए कि क्या आपका किस तरीके से ये सारी चीजें रही। ठीक, आप इन पर विचार करिए। आगे देखेंगे, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया कि स्वतंत्रता
भारत में सभी लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। अब देखिए, अभी तो कंफर्म था कि हमको आजादी चाहिए, लेकिन उनको उसका महत्व समझ आया कि स्वतंत्रता लोगों के जीवन में क्यों जरूरी है और क्या उसका महत्व है। किस तरह से हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। इस महत्व को समझने के लिए कि स्वतंत्रता हर लोगों के जीवन को आपका प्रभावित करती है, हर लोगों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू निभाती है, इस चीज के लिए उन्होंने बहुत सारे आपके प्रयास भी किए। ठीक है, हमको देखना है इसमें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। इसका मतलब यह था कि सरकार को लोगों की जरूरतों को, मांगों को के लिए प्रति संबंध आपका संवेदनशील आपका रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो वो चाहे वो सारी मांगे हो जाएं, लेकिन नहीं, जो लोगों की आपके सेंसिटिव आपकी चीजें हैं उनके प्रति संवेदनशील रहें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। ये सारी चीजें उसके अंदर रखी जानी थी। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप से ग्रहण किया और इस संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया। अब देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आप देखेंगे जिन महिला हो चाहे पुरुष हो, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, वो अब भारत में अपने देश में वोटिंग राइट्स उनको मिल जाता है। उनको मत गिनने का जो अधिकार है वो उनको प्राप्त है। क्लियर है? वयस्क मता सार्वभौमिक, यानी कि सब लोगों को आपका 18 वर्ष से जो ऊपर के हैं हम उनको वयस्क मानते हैं। जिनकी एज 18 वर्ष हो गई है हम उनको क्या मानते हैं? वयस्क मानते हैं। जवान यानी कि आपका युवा मानने लगते हैं। तो क्या दिया गया उन्हें? अब देखिए, सबको वोटिंग राइट्स दिया गया है कि आप सब क्या कर सकते हैं, आपका चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, आप सब क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। अभी आप लोग वोट नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है। जिस दिन आपकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी, आप उस दिन क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप उस दिन चुनाव में आप हिस्सेदारी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको देखना चाहिए। और कह रहे हैं कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। और कह रहे हैं कि देश के आपके जितने भी लोग हैं उन सभी को आपका वोट देने का अधिकार है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए और हमको देखना भी चाहिए कि ये सारी व्यवस्था क्या है। क्लियर है? अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत जो हमारा आपका शेष है चैप्टर, जो आगे चीजें इसमें जुड़ी हैं उसको देखिए। लोग और उनके प्रतिनिधि। अब मुझे बताइए कि हम बात कर रहे हैं प्रतिनिधि की। कौन है प्रतिनिधि? अगर मैं आपसे पूछूं कौन है प्रतिनिधि, आप किनको प्रतिनिधि कहेंगे? बताइए मुझे। जनता के प्रतिनिधि कौन है मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जनता के प्रतिनिधि कौन है, आप कैसे अपने अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं? देखिए, गांव में आपका आम चुनाव होते हैं जिनको हम लोग आपका पंचायत चुनाव कहते हैं, आपका निकाय चुनाव कहते हैं। गांव का जो मुखिया होता है हम उसको प्रधान या सरपंच कहते हैं, उसका चुनाव होता है। फिर आप देखेंगे कि बीटीसी के चुनाव होते हैं, जो आपके वार्ड मेंबर होते हैं वो चुने जाते हैं, बीटीसी। क्लियर है? जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होते हैं और जो हमारे एमएलए हैं हम उनका चुनाव करते हैं और हमारे जो एमपी हैं हम उनका चुनाव करते हैं। ये सब क्या है? ये लोगों के प्रतिनिधि हैं। क्या है बच्चों? लोगों के प्रतिनिधि हैं। जनता उनको चुनती है और वो जनता के चुने हुए आपके प्रतिनिधि हैं। वो जनता की बात आपके जिस भी आपके सदन में, जिस भी आपके पटल पर वो आपका बैठते हैं, वहां वो जनता की बात को रखते हैं। क्या करते हैं? जनता की बात को रखते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता की ये समस्याएं हैं, ये चीजें हैं, इस तरह से रिजॉल्व होनी चाहिए, इस तरह की बात वो आपका करता है। ठीक है, तो इनके प्रतिनिधि के विषय में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करें। कोई ऐसा बच्चा है जो माइक ले अपनी क्लास से और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से है? कोई ऐसा वॉलंटियर बच्चा जो माइक लेकर आपके चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे?
ये ऐसी पौड़ी, बहुत बढ़िया। एक सेकंड बस, आपका अनम्यूट कर दिया गया है, आप पढ़िए। आपका माइक ऑन नहीं हुआ है अभी तक, आप माइक को अच्छे से ऑन करिए प्रॉपर तरीके से। हेलो सर। आ गई आपकी आवाज। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब चार स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखिए, अब ये जो बच्चे हैं, अब इन्होंने पढ़ा है और इसको समझने का मैं आपको प्रयास करा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने जस्ट आपका रीडिंग करी है। देखिए, इस तरह से अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके अंदर की जो आपकी जिज्ञासा है वो आपका बढ़ेगी, और जो हेजिटेशन है जिसको हम बोलते हैं, आपकी हड़बड़ाहट सी होती है किसी के सामने खड़ा होने में, बोलने में, ये सारी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, लोग और उनके प्रतिनिधि। देखिए, सहमति का विचार है, सहमति है यानी कि कोई आपकी मनमानी नहीं है लोकतंत्र में। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है। सहमति का मतलब है चाहे स्वीकृति हो या लोगों की हिस्सेदारी। देखिए, यहाँ जो हम सहमति की बात कर रहे हैं, क्या मतलब है इस सहमति से? चाहे लोगों की हिस्सेदारी हो इस आपका सहमति में, या क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, उन लोगों की हिस्सेदारी हो। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं। कह रहे जी, लोगों का निर्णय होगा, जो लोगों का आपका डिसीजन होगा, यही डिसीजन क्या करता है, लोकतांत्रिक जो आपकी सरकार है, इस लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत क्या करता है बच्चों, आपका उसका गठन करता है, उसका निर्णय लेता है और उसके काम काज के बारे में फैसला देता है। इसी तरह के लोगों के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति और नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मूल सोच क्या है, उसके पीछे का सिद्धांत क्या है कि जो व्यक्ति है और नागरिक है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको ध्यान देना है। चाहे आपका जो हमारी लोकतंत्र व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत सबसे मजबूत पहलू कौन है, आपको ध्यान रखना है, जनता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्लियर है? क्योंकि संविधान किसके लिए बना है, जनता के लिए। लोकतंत्र किसके लिए है, आपके जनता के लिए। और जो इतना हमने लंबा जो आपका संघर्ष किया है अपनी आजादी को पाने के लिए, वो हमने किसके लिए किया है, वो हमने आपका जनता के लिए किया है, ताकि जनता को ये सारी चीजें आपकी सुलभता से लोकतांत्रिक व्यवस्था मिले। आगे देखिए, व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। कह रहे कोई आपका व्यक्ति है, वो सरकार को अपनी स्वीकृति वो कैसे दे रहा है, अपनी मंजूरी, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। जैसा आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका है चुनाव। क्या है? चुनाव। अब देखिए, हम चुनाव की बात करते हैं। चुनाव आपने देखे हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, विधायकों के चुनाव होते हैं, संसद के चुनाव होते हैं। वो क्या है, एक मंजूरी देने का ही तो क्या है, आपका तरीका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है,
जनता द्वारा बनाए गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहा जाता है। कह रहे जितने भी आपके प्रतिनिधि हैं, इन प्रतिनिधि का जो आपका समूह है, इन सभी समूह को हम लोग आपका संसद कहते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और इसका मार्गदर्शन करती है। लिहाजा अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से, किनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं। देखिए, जनता ने आपका वोट किया, वोट करके किसी व्यक्ति को चुना, इस तरह से पूरे देश से वो आपके व्यक्ति चुनकर आएंगे। वो हमारी सर्वोच्च संस्था आपकी पार्लियामेंट या विधानसभा में आपका बैठेंगे। जिस क्षेत्र से वो चुन के आ रहे हैं, उस क्षेत्र की आपकी जनता का अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और वो ही प्रतिनिधित्व क्या करेगा, लोगों को का जो आपका मार्गदर्शन है, किस प्रकार का कानून बने, किस प्रकार की व्यवस्था हो, ये सारी बात करेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। कोई इसमें डाउट हो, कोई चीज समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, एक फोटो आपको दिखाया गया, आप इसको देखिए इमेज को। इस फोटो में चुनाव कर्मी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको बोलते हैं ईवीएम, नाम सुना होगा आपने, ईवीएम, पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं बच्चों, तो हमारे पहाड़ में बहुत सारे ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर बहुत, मतलब ये समझिए, जो आपकी चुनाव की जो सामग्री है उसको ले जाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे दुर्गम चुनाव क्षेत्र में भी हर जगह हम लोग आपका चुनाव कराते हैं। कोई भी ऐसा मतदान केंद्र नहीं होता जहां पर आपका चुनाव ना हो। हर जगह क्या है, सारे चुनाव की प्रक्रिया है और एक निश्चित तिथि पर ही क्या होता है, आपका चुनाव होता है, ताकि क्या हो, हर एक व्यक्ति की लोकतंत्र में हिस्सेदारी हो सके। इसलिए क्या होते हैं बच्चों, हर स्थान पर, हर विधानसभा, हर क्षेत्र, हर गांव में आपके चुनाव कराए जाते हैं। क्लियर है? आप अभी से ही अपने बेस को लेकर चलिए, अपने बेस को मजबूत समझिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे काम देगा भविष्य में। अगर आप इस तरह की सोच और धारणा रखते हैं तो भविष्य में आपके बहुत काम आने वाली है। लेकिन हमको ध्यान देना है कि बेसिक जो चीजें हैं, आप देखिए, जो ये आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सब चीजें आपके कोर्स में मिलती हैं। आपकी परीक्षा के लिए तो है ही, आपको क्लास पास करने के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी इनका बहुत महत्व है। आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले आम रूप से, मान लीजिए आप 8th क्लास के स्टूडेंट के बच्चे हैं, आपके दादी जो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, वो आपसे पूछ ले कि हमारी आपका संसद क्यों बनी है, क्या महत्व है संसद का, आप मुझे बताइए। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो फिर बताइए, इस चैप्टर का, इस बुक का पढ़ने का क्या महत्व है, आपको क्यों समझा रहे हैं, क्यों आपका राइटर आपको लिख के दे रहा है कि चुनाव आपकी प्रक्रिया इस तरह से है, लोगों की, जनता की भागीदारी है, क्यों समझा रहे हैं? ताकि आज आप नींव के पत्थर हैं, और नींव का पत्थर अगर आपका मजबूत होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जो इमारत होती है वो बहुत मजबूत, शानदार और बहुत लंबी टिकाऊ चलती है। क्लियर है? इसलिए हमेशा जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उस पर हमेशा जोर दिया जाता है और आप उसी फाउंडेशन का हिस्सा हो, उसी नींव का हिस्सा हो। जब तक आप अपनी चीजों को मजबूती से नहीं पकड़ोगे, आप उनको नहीं पढ़ोगे, आप उनको नहीं समझोगे, तब तक आपको चीजें समझ नहीं आई। आप मान लीजिए मैथ कर रहे हैं, आप मैथ में आपने सिम्प्लीफिकेशन किया, आपने कुछ भी, आपने गुणज किए, कुछ भी किया, मान लीजिए, अगर आपने आज उनके बेसिक फार्मूले पर, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया ना बच्चों, जब आप परीक्षा पास कर जाओगे, देखिए 8th की चीज आपको 9th में नहीं सिखाई जा सकती। ये आपसे उम्मीद की जाती है कि 8th कक्षा की चीज आपको बहुत अच्छे से आती होगी। क्लियर है? तो आप अगर उसको मजबूत तरीके से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो सारी क्लास में और इवन आपके कंपटीशन तक की सब चीजें आपको मदद करती है। बस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उनको किस तरह से लेते हैं। आप क्लास में बात करते हैं, मटर गश्ती करते हैं, या फिर आप क्लास को अच्छे से पढ़ते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है? ये सब आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो बच्चों बताइए, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव बहुत बड़ी आपकी चुनौतियों के बीच होता है। चाहे उसके सामने हमारा
हमारे पर्यावरण आपकी समस्या हो या फिर वहां तक रोड ट्रांसपोर्ट की समस्या हो, लेकिन आपने देखा होगा सब जगह चुनाव होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने आपके वोट पड़ते हुए देखे हैं, चुनाव होते हुए देखे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कितने बच्चे हैं जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को देखा है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। समझने की आपने कोशिश की, कभी जानने की आपने कोशिश की कि आखिर में क्यों होती है चुनाव प्रक्रिया, कैसे चलते हैं आपके चुनाव? ये आपने जाना कभी? देखिए, जो आपके घर में बड़े हैं, चाहे आपकी मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन हो, आपके पड़ोसी हो, आपको पूछना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया किस माध्यम से होती है, शासन व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे आपके मुख्यमंत्री के काम है, कैसे प्रधानमंत्री के काम है, क्या विधायक के काम है, क्या ग्राम प्रधान के काम है। देखिए, जब आप अभी से ही आप एक बहुत कम उम्र में ये सब चीजें आपके सीख लोगे, तो आप मुझे बताइए बच्चों, आपके लिए कैसा होगा वो जानने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बड़ा होगा, जिन्हें शायद ग्रेजुएशन भी कर ली होगी, उसको वो सारी व्यवस्था ना पता हो, लेकिन एक 8th क्लास के बच्चे को सारी व्यवस्था जानता हूं, तो बताइए कि कैसी बात होगी? अच्छा लगेगा, एक अद्भुत है। आगे देखते हैं। प्रतिनिधि का विचार कक्षा 6 और 7 में सामाजिक राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसको हमने देखा था। आप इससे पहले भी परिचित होंगे कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधि का चुनाव आपका किस तरह किया जाता है। कह रहे कि आप लोगों को पहले ही पता है, 6-7 में पढ़ा है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं हम उनका चुनाव कैसे करते हैं। देखिए, आया ना 6-7 का रिलेटेड क्वेश्चन। आप 8th क्लास पढ़ रहे हैं, लेकिन 6-7 को उसमें जोड़ के दिखाया गया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पुरानी कक्षा को हमेशा अच्छा पढ़ना चाहिए, वो हमेशा काम देती है। आगे देखिए, आइए अभ्यास के माध्यम से हम इनके बारे में फिर एक बार दोबारा पढ़ लें। चलिए थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं और इनको हम लोग आपका पढ़ लेते हैं। अब ये सब चीजें आपको खुद करके लानी है। देखिए, विधायक, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्बर, आपका एमएलए बोलते हैं। अब देखिए, कौन होता है विधायक? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विधायक है कौन। भाई सबके यहाँ विधायक है, हर क्षेत्र में, हर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एक उसका विधानसभा क्षेत्र होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं का विधायक बन सकता है, लेकिन एक प्रॉपर क्षेत्र है कि मैं इस क्षेत्र से विधायक हूं, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो ये एक पूरा क्षेत्र होता है। और फिर कह रहे हैं कि उसका चुनाव कैसे किया जाता है। इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है। एक शब्द आया है निर्वाचन क्षेत्र, एक आया है प्रतिनिधित्व। सबसे पहले मुझे बताइए विधायक कौन होते हैं? ये कल मैं आप सबसे पूछने वाला हूं, देखिए जब तक आप घर जाके नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं। दूसरा है राज्य विधानसभा क्या होती है और आपकी लोकसभा संसद के बीच क्या अंतर है। सबसे पहले प्रश्न तो अंतर तो छोड़ ही दीजिए, आप बताइए राज्य विधानसभा क्या है और संसद क्या है। संसद में आपकी केवल लोकसभा, संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है आपको। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें हम केवल लोकसभा के विषय में जानेंगे और फिर इनके बीच में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में अपने शिक्षक के साथ क्या करना है, हमको आपके चर्चा करनी है। कल हम लोग इस पर आपकी बात भी करेंगे। तो कल आपको 3 चीज पढ़ के आनी है कि विधायक क्या है, चुनाव कैसे होता है, विधानसभा क्या है और आपकी संसद क्या है। इसके विषय में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को कल पढ़ के आना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।